प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया प्रत्यय जिसका नाम है त्रिच। त्रिच कर्ता अर्थ में, किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि कर्ता के अर्थ का क्या मतलब है? कि जो भी शब्द बनेगा ना, वो कर्ता का भाव देगा, काम करने वाले का। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि श्रोता तो ये हो गया सुनने वाला, वक्ता तो ये हो गया बोलने वाला। तो किसी काम करने वाले का ये अर्थ देगा कौन? त्रिच प्रत्यय। तो कर्ता के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसको, कैसे क्या रहता है इसका। इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। अक्सर क्या होता है कि पुल्लिंग में इसके रूप देते हैं पासबुक वगैरह में, स्त्रीलिंग के नहीं देते हैं, नपुंसक लिंग के तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो हम इन तीनों लिंगों को पढ़ेंगे। हालांकि हमारे लिए उपयुक्त रहेगा सिर्फ पुल्लिंग ही परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इतने आगे तक वो पहुंचते नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, हल्का फुल्का सिखाने की कोशिश करूंगा, और अगर आप मन लगाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैं पहले आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं। प्रत्यय कौन सा है? त्रिच। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, उन शब्दों पर आपको गौर करना है, उससे ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो शब्द आप देख चुके हैं, जैसे अभी मैंने बताया श्रोता, सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, हरता हरने वाला, धरता धारण करने वाला, कर्ता किसी काम को करने वाला, नेता आगे ले जाने वाला, हमें आगे की ओर ले जाता है, जेता जीतने वाला, दृष्टा देखने वाला, गंता जाने वाला। गंता का अर्थ क्या है? जाने वाला। और भाई और भी बनते हैं जिनको लोग कुछ जानते नहीं, तो मैं आपको नए शब्द बताता हूँ। पठिता पढ़ने वाला, पठिता पढ़ने वाला। इन शब्दों पे आप एक बार गौर करें तो इनमें से देखो, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, ये भी सुना होगा, ये शायद कम सुना है, ये कम सुना होगा, ये खूब सुना है आपने, नेता खूब सुना है, जेता कम सुना होगा, दृष्टा भी आपने सुना होगा, ये गंता और पठिता आपने नहीं सुना। लेकिन ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया क्योंकि ये भी बनते हैं क्रियाओं से। तो इसकी बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी सी अलग है। अलग है, हाँ अलग है। एक तो मैं आपको बता दूं कि जहां क आके चला जाता है वो मैं करने का दुश्मन होता है, पीछे के प्रत्ययों में हमने पढ़ा था। और ये तय होता नहीं, ये बड़ा सीधा होता है बेचारा। जैसे पीछे हमने प्रत्यय पढ़ा था ना, एक तव्यत, उसमें भी तय आया था। तो ये तय आ जाता है तो गुणगान हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और तय अकेला बचता है तो जैसे गुणगान हो जाते हैं। जैसे गुण का मतलब ली का ले बन जाता है तो गुण हो गया, और फिर आगे संधि होती नहीं क्योंकि आगे तय पड़ा है, तो इसलिए गुण होके ही रह जाता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आगे स्वर होता तो फिर और संधि होती, जैसे अभी हमने भाई श्रु धातु और ल्युट में किया था। ल्युट में अन्न बचा, फिर अन आने से संधि ओ हीरो को, ओ को फिर अवार, फिर श्रवण बनार, फिर अणय को अणय वा श्रवण बनार। ये बहुत, तो इतनी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए, सबसे पहले मैंने ये शब्द लिखा है तो इसी से हम शुरुआत कर देते हैं। नंबर 1, यहां धातु है बेटा श्रु। श्रु का अर्थ होता है सुनना, और इसमें हम मिलाएंगे त्रिच प्रत्यय। त्रिच जो प्रत्यय है इसमें ये चला जाएगा च और बचेगा त्रि, तो श्रु प्लस त्रि। फिर ये तय था आगे, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो ऊ है ना, इसको गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो क्या होगा, ऊ देखो, ई को गुण एक प्रक्रिया है,
ई होती है ना, तो उस ई होती है तो उसको तो बन जाता है ए, और ऊ होता है तो उसको बन जाता है ओ। तो यहाँ क्या है देखो आप, ऊ है तो ऊ को हो जाएगा ओ। लो, स्रो बन गया, बस हो गया श्रोत्री। ये आ गया ये मूल रूप, मूल शब्द, बस इतना ही काम है। अब पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में हम बाद में बना देंगे, पहले इसको समझते हैं एक बार दोबारा। शुरू धातु थी त्रिच प्रत्यय, क्या क्या त्रिच प्रत्यय जुड़कर क्या करता है, कर्ता बनाता है, ये सब्जेक्ट का निर्माण करता है। किसी भी धातु से जब ये कनेक्ट होता है तो वहां सब्जेक्ट को ये तैयार करता है, वो कर्ता बन जाता है। तो श्रु यानी सुनना, त्रिच जुड़ा तो श्रु प्लस त्रिच में त्रि बचा, फिर इसको गुण हो गया ओ हो गया, तो श्रो प्लस त्रिच मिला दो तो श्रोत्री, ये आ गया मूल शब्द। ओके, अब हम इधर आते हैं एक बार। पुल्लिंग में तो इसका क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में इसका क्या रूप बनेगा, और नपुंसक लिंग में इसका क्या रूप बनेगा। तो सबसे आनंद की बात तो ये है कि ये तय हलंत आता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कहीं आ जाएगा, और री आ गई है तो ये भी हलंत जैसी तो लग रही है आपको शकल में, शकल में, भाव में नहीं शकल में। तो ये यूं का यूं आ जाएगा, नपुंसक लिंग में जोर ही नहीं आया, श्रोत्री, हाँ श्रोत्री, वाह गुरु जी। नपुंसक लिंग में तो ये कहीं आ जाएगा, बहुत बढ़िया काम हुआ। पुल्लिंग में क्या आएगा, ये है इंपॉर्टेंट बात। पुल्लिंग में क्या होता है, ये श्रो और त्री है, तो आप ऐसे याद कर लो इसको कि ये री है ना, इसका आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। समझ पा रहे हो, जितनी भी रिकारांत धातुएं हैं त्रिच से रिकारांत ही बचेंगी, और उस रिकारांत धातुओं से जब कर्ता बनाते हैं पुल्लिंग में तो उस री का क्या बन जाता है, आ। इसके रूप चलते हैं श्रोता, श्रोतारऊ, श्रोतारय, श्रोतारम, तृतीया में एक वचन में श्रोत्रा, श्रोत्रे, श्रोत्रु, श्रोतु, श्रोत्री, ऐसे तो इसके रूप चलते हैं। तो इसका रूप बना श्रोता। देखो ज्यादा झंझट नहीं है, बस इस री को हटा के क्या करना है, श्रोता। नपुंसकलिंग में ये यहां क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम देखो गलती भी करते हैं दैनिक जीवन में, स्त्रियों को भी कई बार भाषण देते हैं तो कहते हैं आप बहुत अच्छी श्रोता हैं, तो श्रोता गलत बोलते हैं तो पुल्लिंग के लिए आता है। तो स्त्रियों को क्या बोलेंगे, देखो ये देखो यहां पर क्या कुछ होता है, बस एक जगह ही सीखना है, फिर सारी जगह वही रूल लगेगा, क्योंकि तय ही रहेगा लास्ट में, तो वही रूल लगेगा, तय के साथ ही होगा, सब कुछ इसी के साथ होगा। स्त्रीलिंग में तो एक बार ही सीखना है, फिर सीखना ही नहीं। तो श्रोत्री ये मूल शब्द था, सभी में मूल शब्द यही आएगा पहले, पुल्लिंग में तो ये बन गया, नपुंसकलिंग में वो रह गया। अब यहाँ संस्कृत का देखो, एक बार मैंने आपको गीप प्रत्यय बताया था, स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो गीप में पै भी चला जाता है, ग भी चला जाता है, बचती है बड्डी, क्या बचती है, बड्डी। तो बड्डी यहां पर बच गई, ये लो। अब यहां पर संधि होगी यण, इको यणची, वो सूत्र आपने पढ़ा होगा कि उसमें ई, ऊ, री और लरी, इनको क्या हो जाता है, ई को तो यह हो जाता है, ऊ को वह, और री को क्या हो जाता है, रै, और लरी को ल। यण संधि में पढ़ा होगा कभी आपने। तो यहां पर क्या हुआ कि ये री है, तो इस री को क्या हो जाएगा, रै, री को क्या हो जाएगा, रै। मैं यही कर देता हूं रै, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये लो रै। समझ पा रहे हो बात को भाई, थोड़ा अलग करके बताऊंगा एक बार। ये री थी, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ये री थी, तो ये री गई, री को क्या हो गया, रै, तो ये इसमें से निकल गया, ये भी आधा ये भी आधा है, तो तैर रै बन के क्या हो गया, त्रय नहीं हो गया क्या, तो ये त्रय बन गया, पर ये आधा है क्योंकि दोनों यादें थे, इसमें ई मिला देंगे तो श्रोत्री, क्या बन गया, श्रोत्री। तो आप इतना न उलझे, आप ये री है तो इसको रै यही कर दो। कोई भी संधि, जब भी अण संधि सीखे ना तो आपको ये इजी पड़ेगा कि आप जो भी अक्षर है ना, जैसे प्री है,
और आगे इयंका है तो रे यहीं कर दो और ई इसमें मिला दो, प्रियंका। तो इसी प्रकार ये त्रि था मूल शब्द और इसमें आगे बड़ी ई थी तो इसको यहीं रे कर दो, ये कर दिया त्रय, और इसमें ई मिला दो। तो अब इसको सुंदर लिख दो, त्रय को सुंदर लिख दो ऐसे। तो श्रोत्री। आई समझ में? आई बात समझ में? ये एक धातु हुई हमारी। दूसरी पे आते हैं, वक्ता। इसमें वच धातु होती है बोलने अर्थ में। आगे है त्रिच, त्रिच में क्या बचा? त्रि, तो वच। फिर देखो मैंने एक बार पढ़ा रहा था, मैं कहा था च वाली लाइन को क्या हो जाता है? क वाली लाइन। तो ये जो च है ना, इसको क हो गया, च को क्या हो गया? क। तो वक त्रि ये आ गया भाई, इसको क हो गया तो आधा ही है तो आधा ही होगा, वक्त्री। ये आ गया मूल शब्द। तो लिख लो सभी जगह वक्त्री। वही वच धातु थी, च को क्या हुआ बस, और कोई झंझट नहीं है। वक्त्री, यहां भी वक्त्री और यहां भी वक्त्री। ठीक है भाई। अब इसको नपुंसकलिंग का तो ये आ ही गया, पुल्लिंग बनाना है तो इसको कर दो वक्ता यानी बोलने वाला, और इसको रे कर दो यहीं का यहीं, और वो बड़ी ई लगा दो गीप प्रत्यय, तो वक्त्री यानी बोलने वाली। अच्छा, अब आ जाओ हमारी हर्ता। तो देखो एक संस्कृत में धातु है ह्री, किसी चीज को हरण करना, हरण करके ले जाना। तो इसमें त्रिच जोड़ेंगे, त्रिच में त्रि बचा, तो ह्री प्लस त्रि मिला दो दोनों को, ह्री त्रि। अब देखो मैंने बताया था ना इसमें गुण होते हैं, तो री है तो री को क्या होगा? अर, ए री गई, री गई, री को अर हो गया, तो ए तो इसमें मिल गया तो है पूरा हो गया, और ये चला गया रे ऊपर। देखो दोबारा बताऊं आपको, ह्री प्लस त्रि, तो इसको अर हो गया, क्या हो गया? तो ये है तो आधा हो गया, री गई तो अर, तो ए तो इसमें मिल गया तो है तो पूरा हो गया। अब इस आधे रे को हम यहां रखते थोड़ी है ऐसे, स्वरूप नहीं लग रहा, ऊपर भेज दो, तो हरत्री क्या बन गया? हरत्री। तो यहां क्या आ जाएगा? हरत्री। रे ऊपर चला गया, ये री कहां चला गया? यहां चला गया, ये मान लो यहां हरत्री और यहां भी हरत्री। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको छेड़ना है। ये री को क्या कर दो आगे? हरता यानी हरने वाला, प्राणों को हरने वाला या कोई भी चीज को, और यहां इसको त्रय कर दो और ई लगा दो, हरत्री यानी हरने वाली, मतलब हर त्रि, हरने वाली। आ रही समझ में? ठीक है, आगे चलो। ये वक्ता, हरता, धरता में देखो इसमें ध्री धातु है, धारण करने अर्थ में। इसमें त्रिच जोड़ेंगे, वही प्रोसेस सेम, त्रि प्लस ध्री। अब ये री कहाँ चली जाएगी? अर हो जाएगा, अर हो जाएगा तो इसके ऊपर चली जाएगी, तो दर्तरी। आगे दर्तरी। अब पुल्लिंग में तो क्या बन जाएगा? नपुंसकलिंग का तो ये आएगा दर्तरी। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? दर्ता। स्त्रीलिंग में ई जोड़ दो और इसको त्रय कर दो, दर्तरी, और नपुंसकलिंग का आ ही गया वो, तो ये भी हो गया दर्तरी। और ये सीखना जरूरी है, खूब काम में आता है। क्री प्लस त्रिच, तो इसमें ये गया तो ये बचा क्री प्लस त्रि, फिर ये री अर हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, तो शब्द क्या आ गया? कर्त्री, है ना? तो तीनों जगह कर्त्री और कर्त्री। अब पुल्लिंग बनाना है तो कर्ता, लड़की बनानी है तो त्रय कर दो, री की मात्रा लगा दो, कर्त्री, ये तो हट ही जाएगा, कर्त्री, और ये रुका हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो देखो हम कितनी गलती करते हैं, कई बार वाक्य लिखते हैं कमला बकरी चराती है, तो वहां हम पूछते हैं बच्चों से, बताओ भाई इसमें कर्ता कौन है? तो इस वाक्य में तो क्या बोलना चाहिए कि बताओ भाई यहाँ कर्त्री कौन है, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना कमला, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे। तो ये चीजों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो और कर्ता हो गया। अब नेता में आ जाओ। नी धातु है, त्रिच प्रत्यय है, त्रिच में त्रि बचा,
तो नी प्लस त्री मैंने आपको बनाया है, ई को गुण हो जाएगा, ऊ को तो ओ होता है, ऊ को तो ओ होता है और इसमें ए हो जाएगा, तो मूल शब्द क्या आ गया? नेत्री। अब सभी जगह लिख देंगे नेत्री, नेत्री और नेत्री। अब पुल्लिंग में क्या करेंगे? आ कर देंगे, नेता, इसमें री गई, री को रे हो गया और बड़ी ई लगा दी, तो नेत्री और ये नेत्री। तो कई बार हम भाषणों में देखते हैं फलाने नेताजी आ गए हैं, महिलाओं को भी नेताजी आप बैठिए, नेत्री महोदया आप बैठिए, ऐसे। और जेता का भी वही प्रोसेस है, जी धातु है जीतने अर्थ में, तो त्रिच, त्रिच में त्री बचा, इसका हो गया ये, तो रूप आ गया जेत्री। तो पुल्लिंग में जेता जीतने वाला और स्त्रीलिंग में जेत्री जीतने वाली और नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार दृष्टा, ये महत्वपूर्ण है भाई, दृष्टा ये काफी महत्वपूर्ण है। तो दृश्य धातु है, इसमें त्रिच मिलाएंगे तो बचा त्री, तो दृश्य प्लस त्री। और इतने प्रत्यय आपने पढ़े, तो मैंने बताया था ना, ये जो स है ना, ये स किस में बदल जाता है? दृश्य धातु का इस स में बदल जाता है। अच्छा, इसमें बदल जाता है ना, तो फिर क्या होता है? ये जो तय है ना, है ना, ये तय है, देखो मैंने बताया था ये तय वाली लाइन का मित्र है, तो ये तय को भी तय कर लेगा, तो तय की जगह ट्री हो गया, ट्री। समझ रहे हो क्या? दृष्टि, दोबारा समझो, दृश्य प्लस त्रिच में त्री बचा और ये बचा दृश्य, फिर इस स को ये स हो गया, तो दृश्य प्लस त्री, फिर इसने तय को तय कर दिया, तो दृश्य प्लस ट्री, तो इनको मिलाओ अब मूल शब्द, तो दृश्य ट्री, ये हो गया। अब पुल्लिंग में बनाओगे तो इसको क्या कर दोगे? दृष्टा, यानी देखने वाला। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो ई लगा दोगे, दृष्टि, दृष्टि देखने वाली, और नपुंसकलिंग में ये हो ही जाएगा दृष्टि। तो इस प्रकार हो गया। अब आते हैं हम किस में? गंता में। गम धातु है, आगे त्रिच है, त्रिच में त्री बची, तो गम प्लस त्री। अब ये मैं है, इसकी अनुस्वार हुई, पहले तो टिमकी हुई, फिर परस्वर्ण संधि हुई अनुस्वार से, यही परस्वर्ण से, यानी पहले टिमकी हुई, फिर ये यहाँ जो टिमकी होती है ना, यहाँ जो अक्षर होता है उसी का पांचवा बन जाता है, तो यहाँ पांचवा बन गया टिमकी, तो ये कौन सी आ गया? तय, तय, थ, ध, ध, न, तो इसका वापस न बन गया, तो क्या बन गया? गंत्री। मूल शब्द क्या आ गया? मूल शब्द आ गया गंत्री। अब लड़का बना रहे हो तो इसको आ कर दो गंता, जाने वाला, और स्त्रीलिंग गंत्री, जाने वाली, और नपुंसकलिंग है। और अंतिम पठ का देख लो, जो हम शुरू में पढ़ते आए हैं, तो पठ प्लस त्रिच, त्रिच में त्री बचा, तो पठ प्लस त्री, फिर इसमें ई लग गया, तो पठित्री, क्या आ गया? पठित्री। और पुल्लिंग में क्या बन गया? पठिता, पढ़ने वाला, और पठित्री, पढ़ने वाली, और नपुंसकलिंग का है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रत्यय पूरा हुआ, कौन सा? त्रिच।